चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम क्लास 12th की बुक सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया का चैप्टर 4 परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। हमने इसके विषय में कल कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े जिसके तहत सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म निकल कर के आई, दैट इज़ एग्रेरियन स्ट्रक्चर। एग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या मतलब था हमारा एग्रेरियन स्ट्रक्चर से? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखिए एग्रेरियन स्ट्रक्चर की जब बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है विलेज लेवल पे ऑक्यूपेशन। और ऑक्यूपेशन में हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, यानी कि एग्रीकल्चर और उसके साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है ऑक्यूपेशन का। एग्रीकल्चर को अगर फोकस में लें तो एग्रीकल्चरल लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्रीकल्चर लैंड एक तरह का मोड्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी है, इट इज़ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये एक तरह से फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी भी है, और यही एग्रीकल्चर लैंड एक तरह से फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड। तो दैट लैंड, अगर एक सिंगल एसेट हमने विलेज लेवल पे काउंट करना है तो लैंड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स। इसी प्रोडक्टिव रिसोर्स पर गांव में रहने वाले लोगों का कितना एक्सेस है और किस रूप में एक्सेस है, ये चीज़ तय करती है कि उनके पास कितनी पावर होगी, किस तरह के प्रिविलेजेस होंगे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो जिनके पास प्रॉपर एक्सेस है इस प्रोडक्टिव रिसोर्स का, उनके पास पावर भी है और उनके पास तमाम प्रिविलेजेस भी हैं। तो वो एक तरह का प्रिविलेज सेक्शन है, पावरफुल सेक्शन है रूरल सोसाइटी का। यहाँ पर रूरल सोसाइटी वर्ड एंटर कर गया। रूरल सोसाइटी का एक प्रिविलेज्ड और पावरफुल सेगमेंट होने के लिए उनको एक्सेस ज़रूरी था इस प्रोडक्टिव रिसोर्स पे जो है लैंड, दैट इज़ द एग्रीकल्चरल लैंड, और उनका एक्सेस है। ओके और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास नो एक्सेस है, एक्सेस नहीं है, तो फिर उनके पास पावर भी नहीं है। सो देयर वाज नो पावर, और उनके पास प्रिविलेज भी नहीं है। पावर भी नहीं है, प्रिविलेज भी नहीं है, तो वो अनप्रिविलेज्ड सेक्शन है। वो पावर नहीं है तो वो डिप्राइव्ड सेक्शन है। इसकी वजह से उसका जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्टेटस है वो डिग्रेडेड है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो वो मजबूर हो जाता है, उसे इसी मैनर में सर्वाइव करना पड़ता है कि या तो वो लैंडलेस फार्मर है, जिसका मतलब कि वो एग्रीकल्चरल लेबरर होगा, तो वो एग्रीकल्चरल लेबरर है, या बहुत ही कम ज़मीन है तो मार्जिनल फार्मर है। तो ये सेगमेंट में एग्रीकल्चरल लेबरर, मार्जिनल फार्मर ये आते हैं। अब ये दो वर्ग हमारे पास आ गए, एक एक्सेस के बेसिस पर, एक नो एक्सेस के बेसिस पर। एक सेक्शन है प्रिविलेज्ड है, दूसरा अनप्रिविलेज्ड है, डिप्राइव्ड है। ऐसे में ये देखना, और इसी के आधार पर इस नो एक्सेस वाले सेगमेंट की रूरल सोसाइटी में स्टेटस कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो रूरल सोसाइटी में जो स्टेटस है इसे निर्धारित करने के लिए इस प्रोडक्टिव रिसोर्स पे एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, हमने ऐसा माना। और ऐसे में एक कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि यही रूरल सोसाइटी जो इस एक्सेस के बेस पर स्टेटस प्रोवाइड कर रही है, स्टेटस निर्धारित हो रहा है, यही रूरल सोसाइटी का एक तरह का सोशल स्ट्रक्चर है। रूरल सोसाइटी को अगर हम देखें तो इसका एक सोशल स्ट्रक्चर इस तरह से भी है
जो क्लास बेस्ड है। क्लास बेस्ड यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यानी कि एक क्लास है द लैंडलॉर्ड्स, है ना, ज़मींदार, बड़े किसान, और एक क्लास है खेतीबाड़ी मजदूर। तो एक क्लास है लैंडलॉर्ड्स की, एक क्लास है मजदूरों की, सो लेबरर्स। ये क्लास है ना विलेजेस में, यही क्लास वहाँ के समाज को दर्शा रही है ना, सोसाइटी को। तो सोसाइटी को इस तरह से भी देख सकते हैं हम इन दो क्लासेस की फॉर्म में। तो मतलब सामाजिक ढांचा ऐसा भी नज़र आता है क्लास के बेस पे, सोशल स्ट्रक्चर। ये सोशल स्ट्रक्चर इसलिए ऐसा है क्योंकि जो विलेज लाइफ है, उस विलेज लाइफ में ऑक्यूपेशन में इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में इम्पॉर्टेंट है लैंड। तो इसका मतलब विलेज लाइफ से, यानी कि जो रूरल लाइफ है, उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात सोसाइटी की करेंगे, रूरल सोसाइटी की, तो उस रूरल सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। उसका कारण लैंड, और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि रूरल स्ट्रक्चर इज समवेयर क्लास बेस्ड, बिकॉज एग्रीकल्चर के तहत लैंड होल्डिंग का होना और ना होना, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किसके पक्ष में ज़्यादा और किसके पक्ष में कम, ये चीज़ निर्धारित कर रही है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कौन कैसा रोल निभाएगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कौन कैसा रोल निभाएगा, है ना। तो जब हम एग्रीकल्चर को देखते हैं तो हमें ऐसा नज़र आता है कि जैसा उसका भी कोई एक ढांचा है, उसका भी एक स्ट्रक्चर है। वो ढांचा कैसा है, खेती कृषि ढांचा कैसा है, आप जब देखते हैं तो उसमें नज़र आता है स्ट्रांगली कि जिनके फेवर में लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है, दे हैव नो लैंड, जिनके पास कोई लैंड होल्डिंग नहीं है, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, लैंड होल्डिंग कंसंट्रेटेड है फ्यू ग्रुप्स के पास, यानी कि डोमिनेंट कास्ट। तो हम जब उस कृषि को देखते हैं तो हमें नज़र आते हैं भूमिपति नज़र आते हैं, जैसे उत्तरी बिहार के क्षेत्र में लैंड ऑनर्स, जिन्हें हम भूमिहार कहते हैं, है ना। तो डोमिनेंट कास्ट, तो हमें नज़र आते हैं ज़मीन मालिक, ज़मींदार, किसी भी नाम से आप इन्हें पुकार सकते हैं, और मज़दूर। तो हमें नज़र आता है किसान और एक नज़र आता है मज़दूर। ये किसान जब हम बात करते हैं, समवेयर यहाँ पर बात बड़े किसान की हो रही है, अधिकतर ज़मीन इसी के पास है, बाकी मार्जिनल फार्मर हैं, लैंडलेस लेबरर हैं, वो इसी में कंसिडर हो रहे हैं, जिसे मैं मज़दूर कह रहा हूँ। तो हमें नज़र आ रहा है ये किसान यानी कि एक तरह का ज़मींदार, और ये मज़दूर। तो ये हमें एक तरह से पता लग रहा है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे होती है और उस प्रोडक्शन में किसकी क्या भूमिका है। ये हैं जो ज़मीन के मालिक हैं, जो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करके देते हैं, ये उगवाते हैं, पैदा करवाते हैं, और ये हैं जो पैदा करने वाले हैं, ये काम करते हैं खेतों में। ओके, ये काम करने वाले, ये करवाने वाले। तो यहाँ का ढांचा कैसा है, वो ऐसा है, दो वर्ग हैं, काम करने वाले और काम करने वाले और काम करवाने वाले। तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं कि ये है एग्रीकल्चर के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एग्रेरियन स्ट्रक्चर। और जब एग्रेरियन स्ट्रक्चर इस तरह का क्लास बेस्ड है और रूरल लाइफ में मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, तो यही कारण है कि फिर रूरल सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर भी इस तरह का क्लास बेस्ड है। आई बात समझ में। और हमने ये समझा था कि ये चीज़ होने में एक बड़ी भूमिका निभाती है कास्ट, जाति। तकरीबन ये जो एक्सेस वाली क्लासेस हैं वो ऐतिहासिक रूप में अपर और मिडिल कास्ट रह चुकी हैं, अपर एंड मिडिल कास्ट, यानी कि प्रिविलेज कास्ट भी हैं। और ये जो नो एक्सेस वाली कास्ट हैं, नो एक्सेस वाली क्लासेस हैं, ये एससी,
ST OBC डिप्राइव्ड कास्ट हैं। तो इस तरह से ग्रामीण स्तर पर जब आप देखें, जो कि खेती बाड़ी से परिपूर्ण समाज है, उस समाज की जब आप बात करेंगे तो समाज में जो जातियां वंचित रही हैं, डिप्राइव्ड रही हैं, अनप्रिविलेज रही हैं, वो लेबरर का काम कर रही हैं, वो सर्फडम में हैं, सर्व कर रही हैं, और जो जातियां प्रिविलेज रही हैं वो मालिकाना भूमिका में हैं। तो मालिक और नौकर का संबंध है यहाँ पर। आई बात समझ में? और हमने ये भी देखा भारत में कि ये चीज़ इतनी ही प्रबल है कि क्योंकि दो चीज़ें बनती हैं। पहली चीज़ बनती है कि ये SC ST OBC यानी कि जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है, और दूसरा रूरल लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लैक होने का मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं जो कि किसी तरह से ऋण प्रदान कर दें, लोन दे दें बच्चों की पढ़ाई के लिए, या किसी जो किसान है उसको कोई भी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करनी है। और अगर ये लोन देंगे भी तो उसके लिए भी आपके फाइनेंशियल साउंड होने चाहिए, आपके पास मॉर्टगेज रखने को कुछ होना चाहिए, ज़मीन तो होनी चाहिए। और एक्चुअली में इस वर्ग के पास वही नहीं है। जो जब आपके पास स्टार्टिंग में किसी चीज़ पे कोई एक्सेस नहीं होता, वो आपको फर्दर रिसोर्स एक्सेस करने में भी प्रॉब्लम करती है चीज़। जब आपके पास कोई अर्स्टवाइल एक्सेस नहीं है तो इसकी वजह से फर्दर एक्सेस भी नहीं होता, चाहे वो एक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से ही दिया जा रहा है इंस्टीट्यूशनल मैनर में, जैसे कि नेशनलाइज्ड बैंकों के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, लोन देना, बट उसकी भी एक अपनी फिर प्रक्रिया है, उन्हें डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने हैं, बट आपके पास वो बुनियादी चीज़ें भी नहीं। तो ऐसे में जब ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर लैक हुआ, फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक ये है कि सबसे बड़ी चीज़ की खेती करने के लिए जो आपको मशीन्स या दूसरे रिसोर्सेज जैसे कि पशु चाहिए, इसकी भी कमी रहती है इन वर्गों के पास। तो अगर किसी तरह के थोड़े बहुत मार्जिनल फार्मर ये हैं भी, या एग्रीकल्चर लेबरर मिलके चाहें कि हम अपने स्तर पर खेती कर लें, कोई खेत किराए पे लेके, तो भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, इनका एक्सेस उस पर नहीं आ पाता। इसको अवेल करने के लिए ख़र्चा काफ़ी लगता है और वो इनके पास होता नहीं। ये चीज़ों की वैसे भी कमी रहती है तो ये महंगी होती हैं। दूसरा, मंडियों में सामान बिकवाना, तो इस तरह की मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है अभी भी। तो जो पुराने नेटवर्क आड़तियों के बड़े किसानों के साथ बने हैं, वो अच्छी डील्स उन्हीं को ऑफ़र करते हैं और सामान उन्हीं के वहाँ पिक करते हैं। मजबूरन लोगों को, उन किसानों को ही सामान देना पड़ता है ताकि वो जाके बाज़ार में बिकवा दें। बाज़ार तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का साधन चाहिए, उसे स्टोर करने के लिए स्टोरेज चाहिए सामान को। तो स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर लैक होना, जो कि व्यक्ति निजी स्तर पर तो बना सकता है, इंडिविजुअल फार्मर अपनी कोठियाँ बना लेता है, कोठी में दाने, कहानियाँ भी सुनी होंगी, नावल पढ़े होंगे, गाने सुने होंगे, जिदी कोठी दाने उदे कमले भी सियाने, ऐसी बातें सुनी होंगी। तो उनके पास अपने निजी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अपना स्टोरेज बना लेना, मार्केट एक्सेस अच्छा रहना, मशीन और अदर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेज पर अच्छा एक्सेस कर लेना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर उनका अच्छा एक्सेस रहता है। जबकि यही इंफ्रास्ट्रक्चर जब लैक है तो इस पर एक्सेस की प्रॉब्लम आ जा रही है इन वर्गों को। एक तो इनके शुरुआती हैंडीकैप्स जो इनके साथ अटैच्ड हैं, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे भी कम है। ऐसे में ना चाहते हुए भी इस वर्ग को, जिसका एक्सेस नहीं है, इसे डिपेंड करना पड़ता है इस वर्ग पे जिसका एक्सेस है। इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर लैक होने की वजह से अपनी छोटी से बड़ी ज़रूरतों के लिए ये डिप्राइव्ड सेक्शन डिपेंड हो जाता है इस वर्ग के ऊपर, और उस डिपेंडेंसी के कारण ही परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि ये हेरिडिटरी लेबर बन जाते हैं। हेरिडिटरी एक के बाद पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र, हेरिडिटरी लेबर बन जाते हैं, क्योंकि इन सब डिपेंडेंसीज़ की वजह से आपने इनके पैसे देने रहते हैं,
और वो पैसे देने के नाम पर आपकी सेवाएं बांध ली जाती हैं, आपको बॉन्ड कर लिया जाता है, आपसे बताए गए घंटों से अधिक काम लिया जाता है, यानी कि सरकार के द्वारा बताए गए घंटे, या आम तौर पर जो बिना कर्जे वाली कोई लेबर है उससे ज़्यादा घंटे काम लिया जाना आपसे, ये एक नियम होता है। आपको आपकी इच्छा के आधार पर कहीं और काम पे ना जाने देना, आपको उसी काम में उलझा करके रखना, आपको काम की तय कीमत देना ना प्रदान करना, तय कीमत प्रदान ना करना, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिससे ये माना जाता है कि आपको बॉन्ड कर लिया गया है। तो बॉन्डेड लेबर का कंसेप्ट प्रमुख हो जाता है, और ये इलीगल तो हो चुका है हमारे देश में, लेकिन फिर भी आज भी ये कई क्षेत्रों में होता है बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी जैसी चीज़ें। हालांकि ये इलीगल हो चुकी हैं लेकिन फिर भी हैं। ओके, और इसके तहत गुजरात का हलपति सिस्टम है, कर्नाटका का जीता सिस्टम है। ये गुजरात का हलपति और जीता सिस्टम ये इसी बॉन्डेड लेबर सिस्टम को दिखलाता है, इसी सामंतवादी फ्यूडलिस्टिक सिस्टम को दर्शाता है, जिसमें ये हलपति और ये जीता ये पेरेनियल लेबरर्स हैं, खेतों में काम करते हैं और हमेशा से लेबरर की ही तरह चलते आ रहे हैं। इनका स्टेटस अब कुछ इम्प्रूव होने लगा, कुछ अपने स्तर पर भी खेती करने लगे हैं, कुछ दूसरी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी जाने लगे हैं, बट ये एक तरह का लेबरर स्टेटस इनका तय हो गया है, और उसका कारण ये चीज़ें हुई। आई बात समझ में? फिर परिस्थितियाँ इतनी दयनीय हैं कि आपको ईयर राउंड, यानी कि राउंड द ईयर यू नीड फूड, आपको सर्वाइवल चाहिए किसी भी तरह से, और इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उस लेवल पर है नहीं, सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज़ है। जिन एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन है वो अलग बात है, वो भी 2 फसलों में ही दिखता है, सिर्फ गेहूं और चावल में। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का लैक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल लैक है। ऐसे में इन नो एक्सेस वाले व्यक्तियों को राउंड द ईयर फूड और सर्वाइवल चाहिए, जबकि राउंड द ईयर वर्क नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर अपने आप में एक सीजनल जॉब है। बीइंग सीजनल जॉब, राउंड द ईयर वर्क नहीं है आपके पास। और दूसरी चीज़ कि जब वर्क है भी तो स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस दिए नहीं जाते आपको, आमदनी भी कम है। तो इसके तहत हो ये जाता है कि जो ये एक्सेस वाला वर्ग है, द डोमिनेंट कास्ट, ज़मींदार, लैंडलॉर्ड, लैंड होल्डर्स, ये सारे आप इनकी कृपा पर ही जीवन जीते हैं, और जिसकी वजह से हो ये जाता है कि वर्ष भर में कुछ दिन निर्धारित होते हैं जिस समय में आपको इनके खेतों में, इनके घरों में, या इनकी ऑयल प्रेसिंग्स में, कई कामों में फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिना तनख्वाह के काम करना होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज देनी होती हैं, इसे बेगारी कहते हैं। तो आपको बेगार करनी पड़ती है, बिना आमदनी के काम करना पड़ता है। तो बॉन्डेड लेबर और बेगारी जैसी चीज़ें इलीगल कर दी गई हैं सरकार के द्वारा। 1976 का बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट है, जिसके बाद कड़ी कार्रवाइयाँ की गई कि बॉन्डेड लेबर्स को मुक्त कराया जाए। जो लोकल लेवल ऑफिसर रहता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके पास अर्जियाँ जाती हैं। कई एनजीओज़ और कई सिविल सोसाइटीज़ काम कर रही हैं कि यहाँ पर बॉन्डेड है लेबर, इसको मुक्त कराइए। उसके तहत कई प्रावधान हैं, जैसे कि उन्हें ला करके हॉस्टल्स में रखना पड़ता है, उन्हें शेल्टर और फूड देना पड़ता है, 50,000 रुपये तक की एक मदद भी देनी पड़ती है कि वो दोबारा खड़े हो जाएं पैरों पर।
लेकिन वो अर्जियाँ सालों सालों तक पेंडिंग रहती हैं। लोकल ज़मींदारों का लीडर्स पॉलिटिशियंस के साथ संबंध होता है, इन्फ्लुएंस बहुत रहता है, पुलिस स्तर पर कार्रवाइयाँ होती ही नहीं आगे जांच की, और तब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हो सकती कि ये पर्सन बॉन्डेड है कि नहीं है, और फिर इसी की वजह से उसका स्टेटस पर्सन का बॉन्डेड से हटता नहीं। तो लगातार एनजीओज़ इस पे काम करती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इमीडिएटली इन एप्लीकेशंस को डिस्पेंस क्यों नहीं किया जाता, इमीडिएटली स्टेटस रिपोर्ट क्यों नहीं फ़ाइल की जाती, और उनको मुक्त क्यों नहीं कराया जाता। तो अभी भी ग्रामीण स्तर पर वो ग्रास रूट लेवल नेटवर्क्स ज़मींदारों के, राजनीतिज्ञों के काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हैं। हालांकि ये इलीगल हैं, तो बट ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। इलीगल हो भी गई ये चीज़ें, लेकिन फिर भी आज परिस्थिति ये है भारत में कि टेनेंसी ख़त्म नहीं हुई। टेनेंट कल्टीवेटर आज भी हैं, जो ठेके पे ज़मीनें लेते हैं, तो वो आज भी हैं। शेयर क्रॉपर्स भी हैं, शेयर क्रॉपिंग का प्रोसेस आज भी चलता है। तो टेनेंसी, शेयर क्रॉपिंग, ये सब चीज़ें आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं। एक तरह का सामंतवादी संबंध आज भी है। ओके, तो ये कुल कहानी है। इसे एग्रेरियन स्ट्रक्चर कहा गया है। एग्रेरियन स्ट्रक्चर का सीधा मतलब ही ये है कि कितना लैंड होल्डिंग है आपके पास। होल्डिंग क्या है, एग्रीकल्चरल होल्डिंग क्या है, और एग्रीकल्चर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस क्षेत्र का। दैट इज़ द एग्रेरियन स्ट्रक्चर। और यही एग्रेरियन स्ट्रक्चर है जो आज ग्रामीण स्तर पर कई सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परेशानियों का कारण बना हुआ है। उसका कारण है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप ध्यान से विचार करें, तो अब मैं अगर इसे डिलीट करूं, तो जो अनप्रिविलेज सेक्शन है वो एक मेजॉरिटी सेक्शन है रूरल पॉपुलेशन का। तो रूरल पॉपुलेशन का मेजॉरिटी सेक्शन जो है वो अंडर एम्प्लॉयड है, अनप्रिविलेज्ड है, यानी कि वो एक तरह से वीकर सेक्शन के रूप में है, जिसे हम एग्रीकल्चर लेबरर कह रहे हैं, मार्जिनल फार्मर कह रहे हैं। तो दैट इज़ समवेयर अ वेरी वेरी लो इनकम ग्रुप। तो इसकी वजह से ये जो अनप्रिविलेज्ड है सेक्शन, ये सफ़र कर रहा है पॉवर्टी से, गरीबी है। और यही गरीबी एक कारण है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के एंड पर ये जो गरीबी है, गरीबी रेखा को मत देखिएगा, गरीबी देखिएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट डेफिनेशन से काम नहीं चलता है। उससे हल्के से पैरामीटर का अंतर आने से थोड़े, कई लाखों करोड़ों लोग उसके गरीबी रेखा के बाहर भी हैं, बट उससे क्या परिस्थिति बदल जाती है। ठीक है, तो पॉवर्टी एक बड़ा फैक्टर है ग्रामीण स्तर पर। और यही जो गरीबी है, ये जो पॉवर्टी है, ये रूरल लेवल पर अगर इकोनॉमी के सेंस में देखें, इंडिया में जो पोटेंशियल है अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करने की, वो डिमांड क्रिएट नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेजॉरिटी सेक्शन जो रूरल पॉपुलेशन का है, ड्यू टू नॉन एक्सेस ऑन द लैंड, ये सेक्शन पॉवर्टी में है। दैट्स वाई वो डिमांड कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। बट आप ये कहेंगे कि सर एक एग्रीकल्चर लैंड से जो प्रोड्यूस निकली, उस प्रोड्यूस से कुल 100 रुपया आया, सपोज़ करो, 100 रुपये का 10 रुपया जो है वो इस मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास जाता है, और 90 रुपये जो है वो एक लैंडलॉर्ड के, 90 रुपये जो है वो माइनॉरिटी सेक्शन यानी कि मुट्ठी भर लैंडलॉर्ड्स के पास चला जाता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो लैंड ने जो प्रोड्यूस किया उससे जो वैल्यू आई 100 रुपया, इकोनॉमी में तो वो 100 रुपया आ गया ना। तो इन टोटल 100 रुपये की डिमांड तो हो गई क्रिएट, ₹100 की डिमांड हो गई क्रिएट। फिर चिंता की क्या बात है, हमें तो डिमांड ही क्रिएट करनी है। वो ये लोग क्रिएट करें या ये लोग क्रिएट करें। हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ना भी आए, पर मैंने डाला है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो डिमांड करेगा ये व्यक्ति,
जिसके पास 90 रुपये आ चुके हैं 100 रुपये में से। देखो, इसकी एजुकेशन की नीड फुलफ़िल हो चुकी है, इनकी बेसिक शेल्टर की नीड फुलफ़िल हो चुकी है, इनकी क्लोथिंग की नीड, यानी कि एक बेसिक लाइफस्टाइल की नीड जो है वो इनकी फुलफ़िल हो चुकी है। तो ये इन चीज़ों में सर्वाइवल, सस्टेनेबिलिटी डिमांड नहीं करेगा। इसकी डिमांड क्या रहेगी? लग्जरी गुड्स की। ये लग्जरी गुड्स की डिमांड करेगा, जिसको सर्व करने के लिए लग्जरी आइटम्स बनेंगी, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीमत की गाड़ियाँ 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ ये पैदा होंगी। जीडीपी में वैल्यू तो ऐड हो ही रही है, पर आइटम कितनी प्रोड्यूस हुई? सिर्फ 1। कहाँ तो 60 लाख में 6 गाड़ियाँ बनेंगी, कहाँ सिर्फ 1। टोटल आइटम 6, टोटल आइटम 1। 6 गाड़ियाँ उतने ही आयरन को मोबिलाइज़ करेंगी, उतने ही ग्लास को, उतनी ही रबर को, टायर को, उतने ही लेदर को, उतनी ही मशीन को, और उतने ही सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को 6 गाड़ियाँ मोबिलाइज़ करेंगी। आई बात समझ में? और ये गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ जो हैं वो भी छोटे लेवल की होंगी। ये गाड़ी बनाने वाली कंपनी भी बहुत सुपीरियर होगी। मतलब सुपीरियर व्यक्ति का धन सुपीरियर ही की जेब में चला जाएगा। सुपीरियर व्यक्ति का धन सुपीरियर ही की जेब में चला जाएगा। सुपीरियर्स का एक वर्ल्ड बन जाएगा पूरे विश्व में। सुपीरियर ब्रांड प्रोड्यूसर, सुपीरियर ब्रांड कंज्यूमर्स, जिसके तहत कि वैल्यू एडिशन जो है वो सक्सेसिव हाथों से गुजरने की बजाय वैल्यू एडिशन एस्थेटिक्स या फिर प्रीमियमनेस के वाया किसी एक ही चीज़ पे किया जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से इकोनॉमी में पैसा कई हाथों से फिर निकलता नहीं, इकोनॉमी वाइब्रेंट नहीं होती। दूसरी बात, एक व्यक्ति के द्वारा ली गई एक गाड़ी की कीमत 60 लाख, 6 व्यक्तियों के द्वारा ली गई 6 गाड़ियाँ। एक व्यक्ति एक गाड़ी में एक ही परिवार मूव करेगा, वहाँ पे 6 परिवार मूव करेंगे। 6 परिवार जब सड़कों में मूव करेंगे, 6 परिवारों की सड़कों से डिमांड, उतना आवागमन, उतनी दुकानें, उतनी ही ज़्यादा फैमिली का एक्सेस टू द स्कूल। तो 6 फैमिली का एक्सेस हो जाएगा स्कूल पे, कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटी पे, रोज़गार पे। 6 गाड़ियों में से 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ कमर्शियल भी हो सकती हैं, टैक्सी हो सकती हैं, सब्जियां ला सकती हैं, ले जा सकती हैं। मतलब 6 परिवार सशक्त होंगे किसी एक परिवार की बजाय। आई बात समझ में? तो इकोनॉमी में सिर्फ ये नहीं होता कि कितनी वैल्यू की आइटम प्रोड्यूस हुई और इकोनॉमी की इस समय वैल्यू क्या है, उतने वैल्यू की आइटम कितने लोगों ने प्रोड्यूस की और उस वैल्यू का डिस्पर्सल क्या है, वो कितने लोगों में स्प्रेड हुई, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने किसी डिमांड को एवरलास्टिंग बना के रखना है और इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाना है तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? उसका कारण है इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि जो ये व्यक्ति अनाज पैदा कर रहा है, जो ये इतना पैसा कंज्यूम बना रहा है, जिसकी वजह से लग्जरी आइटम की डिमांड क्रिएट कर रहा है, इसकी आमदनी का भी स्रोत एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा जब लार्जर मासेस जो है वो पेरिशेबल कंडीशन में आ जाएंगे, कंज्यूम करने योग्य ही नहीं रह जाएंगे। तो फिर इसके पास भी वो 100 रुपये का 90 रुपये कहाँ से आएगा? क्योंकि 100 रुपया भी पैदा होना बंद हो जाएगा, अर्थतंत्र बिगड़ जाएगा। आई बात समझ में? इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। जब पैसा इनके पास आएगा, 90 रुपये इनमें बटेगा, इनकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होगी, ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे, ज़्यादा लोग स्किल्ड होंगे, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, देश सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ेगा। वही इकोनॉमिक मॉडल प्रिविलेज्ड लग्जरी मॉडल ना रह करके सस्टेनेबल कहलाएगा। वो ज़्यादा लोगों को समर्थन देने योग्य बनेगा, पॉलिटिक्स स्टेबल हो जाएगी,
ज़्यादा लोगों की देश के तंत्र में आस्था जागेगी, ज़्यादा लोग फ्रेंचाइज़ का फ़ायदा उठाएंगे, वोटिंग करेंगे, पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको अपना भी विकास नज़र आएगा, सिर्फ कुछ घरानों का नहीं। रूरल लेवल से लेकर अर्बन लेवल तक जब इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस होंगी, सोशल कन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे, क्राइम कम हो जाएंगे। आई बात समझ में? एम्प्लॉयमेंट वाइड स्प्रेड होनी चाहिए, वरना आपको क्रिमिनल्स तैयार करने में कोई मेहनत नहीं लगती, आसानी से तैयार हो जाते हैं, ज़िंदगी की फिर कीमतें नहीं रह जाती। तो इनके द्वारा एजुकेशन अवेल होगी, इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ये स्किल्ड हो जाएंगे, इनके घर बनेंगे, शेल्टर डेवलप होंगे, इनकी हेल्थ डेवलप होगी, सैनिटेशन के प्रोग्राम्स चलेंगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं में इनकी आस्था बढ़ेगी, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होंगी, ये वोटिंग करेंगे, राष्ट्र मजबूत होगा राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में। इसलिए बात केवल 100 रुपये की नहीं है, 100 रुपये के बंटवारे की भी है कि वो बटा कैसे, क्योंकि जब ये इन सब चीज़ों की डिमांड करेंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आएंगे। पहले सुपीरियर से पैसा निकल के एक सुपीरियर की जेब में गया था और एक ही फैक्ट्री, एक ही सेक्टर था सिर्फ। अब सेक्टर भी डाइवर्स होंगे इकोनॉमी के, एजुकेशन सेक्टर भी आएगा, नई नई कंपनियां लगेंगी, और क्योंकि एजुकेशन सेक्टर जब आया है तो उस एजुकेशन सेक्टर के लिए ज़रूरी है बेंचेस चाहिए, बोर्ड्स चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए चाहिए, बसेस, ऑटोज़, सड़कें, यातायात। ये अर्थतंत्र का सारा बृहद चक्र चल जाएगा। जब ये घर बनाने के लिए, शेल्टर बनाने के लिए सामानों की मांग पैदा करेंगे तो वो सामान भी मूव होंगे। इस तरह से एक इकॉनमी में कई डाइवर्स सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन आएंगे, इंडस्ट्रीज़, जिससे अगर कभी कोई एक इंडस्ट्री सफ़र भी कर रही है, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, इकोनॉमी का कोई एक सेगमेंट सफ़र भी कर रहा है, इकोनॉमी फ्रेजाइल ना हो, क्योंकि उसके बाकी सेगमेंट्स चल रहे हैं। अगर किसी एक क्षेत्र में स्लो डाउन आ गया, जैसे कि गाड़ियों के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या रियल एस्टेट में डाउनफॉल आ रखा है काफ़ी लंबे समय से, पंजाब में आप देख सकते हैं रियल एस्टेट, फिर भी पंजाब चल रहा है क्योंकि दूसरे सेक्टर चल रहे हैं, हॉस्पिटल सेक्टर चल रहा है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन चल रहा है, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर चल रहा है, एग्रीकल्चर, क्योंकि डाइवर्स है इकॉनमी। अगर एक ही सेक्टर होगा तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, और एक ही सेक्टर में आप कितने के लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो बात सिर्फ 100 रुपया पैदा करने की नहीं है, बात उस 100 रुपये के वितरण की भी है कि कितने लोगों तक चला गया है ये चीज़ है। तो ग्रामीण स्तर पर एग्रेरियन स्ट्रक्चर को बदलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो एग्रेरियन स्ट्रक्चर जिसमें कि एक मेजर वर्ग एग्रीकल्चर लेबरर और मार्जिनल फार्मर की फॉर्म में सफ़र कर रहा है, उसका भारत देश के लिए भी एक नकारात्मक दूरगामी परिणाम है, नज़दीकी परिणाम भी नकारात्मक है, क्योंकि गरीबी है अथाह, और इसकी वजह से डिमांड की कमी है, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान है, सामाजिक शांति को भी नुकसान है, राजनीतिक संस्थाओं को और हमारे राजनीतिक सिद्धांतों को भी नुकसान है। तो ये पॉवर्टी एक बिग फैक्टर है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, एक बिग फैक्टर है, नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाती इन लोगों के लिए, क्योंकि एजुकेशन एक बिग फैक्टर हो जाता है, स्किल्स जिसे हम कहते हैं ये बिग फैक्टर हो जाता है। लैक ऑफ डिमांड की वजह से इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पाती, और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की वजह से यहाँ पर लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक होने की वजह से यहाँ पर फर्दर और इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, क्योंकि सड़कें, बिजली, बाज़ार, मांग नहीं होगी तो उद्योगपति भी इस क्षेत्रों में नहीं जाते। जहाँ पर स्किल्ड लोग या स्टाफ नहीं मिलेंगे उन्हें, वो वहाँ जाके फैक्ट्री क्यों ही लगाएंगे। तो इस वजह से ये तबाह होते हैं। भारी पैमाने पर फिर इनका रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है। इससे शहरों पर बहुत दबाव पड़ता है, शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत दबाव पड़ता है।